चलिए क्लास बिगिन करते हैं, रेदर मैं कहूँगा कोर्स बिगिन करते हैं। कोर्स क्या है? हमारा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका कोई यूज भी है, आगे लाइफ में जाके कहीं काम भी आना है या नहीं। क्योंकि सब लोग ये सोचते तो है कि यार अकाउंट्स चलो काम में आ जाएगी, कॉस्टिंग में कॉस्ट निकाल लेंगे, टैक्स तो पे करना ही है, लॉ के बगैर कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन स्ट्रेटेजी का क्या रोल है? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, और एक बहुत सीधी सी बात सोचना और ठंडे दिमाग से बताना। आपको क्या लगता है? देखो, आप जब अब इंटरमीडिएट क्लियर करोगे तो इसके बाद आप लोगों को आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप जो होती है ना, उसको यहाँ पे आर्टिकलशिप बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कईयों को शायद ना पता हो, वो करनी हो तो लोग ढूंढेंगे उसको, आप भी ढूंढोगे, है ना। तो जब आप ढूंढने निकले, किसी को आइडिया आर्टिकलशिप कहाँ करते हैं? सीए फर्म्स में, या कोई पॉपुलर सीए फर्म्स का नाम पता है? बिग 4 या बिग 6 वगैरह कहते हैं। बिग 4 क्या है? डिलॉयट, केपीएमजी, ईवाई वगैरह। आपने कहा हाँ सर, इनमें जाके करेंगे। अच्छा, ये लोग मेनली कमाते किससे? ऑडिट, टैक्स, ये सोच रहे हैं आप? तो आपका आंसर है 100% गलत। मैं किसी सब्जेक्ट को नीचा नहीं कर रहा, ना अकाउंटिंग को, ना ऑडिट को, ना टैक्स को। इनकी सबसे ज्यादा जो अर्निंग है वो 2 फील्ड्स में, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सिर्फ कंसल्टेंसी नहीं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, और सेकंड जो है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। आप कहोगे सर, तो हमने तो सुना है जब भी कोई आर्टिकलशिप पे जाता है उसको ऑडिट वगैरह मिलता है काम। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो इजीली मिल जाती है उसकी। अब देखो, ऑडिट तो सब नहीं कराना है, लेकिन क्या उसकी अर्निंग है? उसके अंदर अर्निंग नहीं है। अब और रीजन भी सोचो, एक बात सोचो, एक जमाना होता था जब बही होती थी, बही मतलब मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती थी? मैनुअल, बही खाता। यस, आज बही नहीं चलती, बहुत रेयर। वहां पे क्या होता था, ये भी डर होता था क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बनेगा या नहीं, ये भी चेक कर रहे होते। अब मुझे एक बात जेन्युइनली सोच के बताओ, सारा तो कंप्यूटराइज है, तो ये चीज कम होती चली गई कि नहीं होगी? लेकिन हमें फिर भी वाउचिंग वगैरह, बेईमानी वगैरह से बचने के लिए वाउचिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो आप करोगे। और वो इंपॉर्टेंट भी, मैं किसी भी सब्जेक्ट को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब अर्निंग की बात आती है तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा अर्न कहां करोगे? मान लो ये दोस्त हमारा अंबानी है। अरे खुश क्यों हो रहे हो, जल्दी बन गए? चल, अच्छा, अभी अंबानी है। अब अंबानी साहब को एक कंफ्यूजन हो रहा है। सर, अंबानी को भी कंफ्यूजन हो सकता है कि वो ह्यूमन नहीं है। क्या वो ह्यूमन नहीं है? है तो ह्यूमन। अंबानी साहब ने सोचा कि एक नई कंपनी एक्वायर करते हैं, या एक कंपनी लॉन्च करते हैं, या जियो का मान के चलो एयरटेल से कंपटीशन चल रहा है। वो कंफ्यूज बैठे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर वो इतना एक्सपीरियंस पर्सन है, वो तो कुछ ना कुछ डिसीजन ले ही लेगा। यही तो आप गलत फहमी में। वो इतना एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उसे सिखाता है कि अपना डिसीजन लेने, जैसे राजा होते थे, राजा क्या करते थे? क्या खुद डिसीजन लेते थे? आपको एक गलत फहमी कि राजा खुद डिसीजन लेते थे। उनके जैसे अकबर भी था तो 9 रत्न थे उसके। मतलब इतना समझदार होने के बाद एक राजा भी अकेले अपने बेस पे डिसीजन नहीं लेता है। वो क्या करता है? वो कहता है ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं ये मुझे हेल्प एंड गाइड करेंगे क्या करना है। तो राजा की तरह ही कंपनी में होता है। जब एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या कोई भी, मैं बताऊंगा बाद में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसमें तो पूरा है, टॉपिक ही है कि क्या एंटरप्रेन्योर है, क्या बिजनेस है, ये सारा सिखाने चैप्टर बोल। जब वो डिसीजन लेने बैठता है तो सबसे बड़ा सर में उसके दर्द पता है क्या होता है? कि यार मैं डिसीजन लूं तो लूं कैसे? क्या ये डिसीजन सही है? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए? इसके पीछे डेटा क्या है? तो एक बात याद रखो, आपको इसी फील्ड में बढ़ाने का काम अब मेरा
शुरू किया। और ये मैं आपको 2 जगह पढ़ाऊंगा, अभी और फाइनल। फाइनल में क्या होने वाला है, एक है कॉस्टिंग, एक है एसएम मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोनों को जोड़ दिया जाएगा और एक बना दिया जाएगा जिसको बोलेंगे आप SCPM। और उसके बाद पेपर नंबर 6 आएगा फाइनल में, जिसके अंदर बेस SCPM लेके IBS के नाम का पेपर आएगा, जो कि आपको करना होगा। मतलब आपको कई जगह पे स्ट्रेटेजी का रोल आने वाला है। तो आप कहोगे सर मतलब हमारा जो काम है, हमारी जो कमाई है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने कभी मैकिन्जी का नाम सुना है? किसी ने नाम सुना है ना? आपको पता है वो CA वगैरह हायर तो करती है, लेकिन आपकी ये इस तरीके से ऑडिट फर्म जैसे आपकी KPMG या डिलॉयट इनकी तरह वर्क नहीं करती। वो मेनली वर्क करती है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लगातार एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि अर्निंग कहां है, जहां पे दिमाग बड़े आदमी का कंफ्यूज हो और हम उसको गाइड करें। सही बात है या गलत बात है भाई? तभी तो पैसा देगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम पहुंचे अंबानी साहब के पास और कह रहे हो मैं रिटर्न फाइल कर दे रहा, मिल जाएंगे पैसे? मिल जाएंगे? वो कहेगा तेरे जैसे 10 मेरे यहां रखे हुए मैंने। सही बोलो गलत बोलो? 10 क्या लाख रखे होंगे, अंबानी है वो तो आपने कहा सही बात है सर। मेरा पैन कार्ड रख दिया मैंने, एक सेकंड जी। तो आपने कहा सही बात है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू दीजिए, क्या पढ़ने वाले। पहले इस सब्जेक्ट में ना 8 चैप्टर्स थे, 8। अब ये चैप्टर्स घट के हो गए 5 और 50 मार्क्स का पेपर, जिसमें से 30% आपके हैं MCQ, और MCQ में कोई नेगेटिव मार्क नहीं बेटा। 30% 30% क्या है आपका MCQ, और MCQ में कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। क्योंकि MCQ में कोई नेगेटिव मार्क नहीं है तो आपके पास एक एडवांटेज आ गया, सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने अगर किसी ने आके मुझे ये बोला सर मेरे पास टाइम नहीं था MCQ अटेम्प्ट करने का, तो पंखा चूज करते ना, उल्टा लटका दो और चला भी दूंगा और पूछूंगा गर्मी तो नहीं लग रही। क्योंकि सीधी बात है भाई, नेगेटिव तुम्हारा कुछ है नहीं, सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो जो नहीं आता अटेम्प्ट तो करो। सही है गलत है? चलो ये बात हमें समझ में आ गई। और इसके अंदर अब मैं एक बात और बताऊं, आपके नंबर कटते हैं तो कटते क्यों हैं? नंबर कटते हैं क्योंकि हमें इसकी आंसर की प्रेजेंटेशन नहीं आती, कैसे आंसर लिखना है। हमारी इंग्लिश अप टू मार्क नहीं है कईयों की, और अगर इंग्लिश ठीक भी है तो कई लोग ना रट्टा मारने लग जाते हैं, पहले समझते नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये सारा सब्जेक्ट जो है ना पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। रटने की बात आएगी तो सबसे एंड में आएगी। रटना कब होता है? सबसे एंड में, पहले पूरी बात को अच्छे से समझा जाता है। ठीक है, तो आपने कहा सही बात है सर। ये थोड़ा सा बोरिंग भी है इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी है, थ्योरी है। तो मैंने क्या कर रखा है, इस लेक्चर को आपका छोटा छोटा कर रखा है। छोटा छोटा कैसे? मैं अराउंड 40-45 मिनट्स का एक लेक्चर लिया था, बहुत ज्यादा खिंच गया तो 1 आवर। इसमें आपकी बोरियत, टाइम भी कम, और क्योंकि जब तक बोर होना शुरू हुआ, नींद आनी शुरू हुई, तब तक लेक्चर फिनिश, है ना। तो स्कूल में भी तो इतना ही होता था। कितने का होता था? 30-35 मिनट्स का। मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। चलो, तो अब इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? देखो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा ये बोलता हूं बेटा, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कभी चैप्टर 1 से नहीं पढ़ते। क्यों? बुरा मत मानना, इंट्रोडक्शन होता बहुत जबरदस्त बोरिंग होगा, डेफिनेशन लिखी होंगी और पता नहीं क्या क्या। सब्जेक्ट क्यों पढ़ने वाले? हाँ, सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है। चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट क्यों पढ़ना? अरे ये सब बस, तो इसलिए हम आगे कहां पे सीधा चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको रियल लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, वो आएगा चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, अब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 क्या है, इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाता हूं, जिसके अंदर एक सबसे पहले शुरुआत की चीज है, और शुरुआत कर रहा हूं। देखो, एक होता है कस्टमर,
कस्टमर मतलब जो कष्ट से मरता है उसे कहते हैं कस्टमर। गलत। जो कष्ट से मरता है वो कौन होता है? कस्टमर। याद क्या रखोगे? जो कष्ट से मरता है वो है कस्टमर। और कंज्यूमर क्या होता है? देखो दो, अभी पेशेंस रखो। देखो इतनी बेसिक सी चीजें हैं यार, मुझे मालूम है तुम्हें आता है। और जहर थोड़ी देर हो कंज्यूम करके मर जाए। अब सुनो, देखो उसको इतना अच्छा पसंद आया, वो दोस्त को बता रही है कस्टमर का मतलब होता है कष्ट से मर। देखो मैसेज करके बता रही है ना? यही बता रही है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता पढ़ाई ना कर रही। अच्छा ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना। अब सुनो आगे। अब बेचारी आगे फोन भी उठाने से पहले घबराई। पापा का भी होगा तो घबराई। घबराना नहीं, कर लिया। तो ऐसे तंग करता हूं। अब देखो कस्टमर और कंज्यूमर, आप कहोगे ये क्या पढ़ाने बैठ गए सर? ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। कौन है? फॉर्म या प्रोड्यूसर, कस्टमर, कंज्यूमर। अच्छा एक बात सोचो, क्रेयॉन देखें, क्रेयॉन कलर। मैं गया शॉप पे, क्रेयॉन खरीद के लाया। आपको क्या लगता है मेरी 11 इयर्स की डॉटर यूज करेगी या मैं? डॉटर यूज करेगी ना, या मैं यूज करूंगा? अब सोच के देखो, पैसे किसने दिए और यूज कौन कर रहा है? अब सोच के देखो, डॉटर क्या हुई, कस्टमर या कंज्यूमर? आ गया समझ में। मैं हूं कष्ट से मरने वाला, क्योंकि वो रुलाती रहेगी पापा आज ये ले आओ, आज ये ले आओ, आज वो ले आओ। और वो कौन है? कंज्यूमर। वो खुशी से मजे से कर रही है। तुम सोच रहे हो कि टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करा बेटा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं। आपका मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कराया जो टाइम वेस्टेज के लिए हो। एक सेकंड बस। ये सब तुम्हारे पेपर में आने वाला भाई साहब, तो पता रखो। और बहुत बेसिक, इतना सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन उस सब के लिए हमें पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। चैप्टर 2 में था कंज्यूमर। अच्छा मैं खुल जा। चलो चैप्टर 2 या 3 में। अच्छा मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा स्टडी मटेरियल को बेस रखते हुए। हाँ लिखवाऊंगा पूरा, हर टॉपिक के ऊपर लिखवाऊंगा, लेकिन जो रेलेवेंट होगा। अब जैसे मैं कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन इतनी बार आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको अपने आप याद हो जाएगा कि कस्टमर क्या है और कंज्यूमर क्या है। ठीक है? ये रहा कस्टमर और कंज्यूमर कहां पे है? 2.6 2.39। एक बार बचाओ। देयर इज, ये आपको दिख रहा है? देयर इज हाउएवर अ थिन डिस्टिंक्शन। ठीक है, ये सब आपके में है, वो भी पढ़ेंगे। अब सुनना ध्यान से। एक और एग्जांपल, और ये गंदा एग्जांपल है तो सॉरी पहले से। एक कुत्ता है घर पे, आपने पाल रखा है, पेट है आपका, उसके लिए आप पेडिग्री खरीद के लाए। तो आप ये वाला एग्जांपल ज्यादा अच्छा याद रहेगा। कुत्ते के बिस्किट या पेडिग्री खाएगा कौन? तुम भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन खाएगा कौन? कुत्ता ही खाएगा ना। तो वो कौन है? जो कंज्यूम कर रहा है। और पैसे किसने दिए? कस्टमर ने। अच्छा एक बात बताओ, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें फोकस किस पे करना चाहिए, कस्टमर पे या कंज्यूमर पे? यही गलती करें। आपको इस तरीके से कंज्यूमर पे फोकस करना है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। समझे या नहीं समझे? आपको दोनों पे फोकस करना है। सिर्फ एक पे फोकस करोगे तो पैसे कहां से आएंगे? बिल्कुल दोनों पे फोकस करना है। आपको कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देनी है। अरे सर ये वैल्यू क्या है? अगली टर्म आ गई क्या? वैल्यू। देखो थोड़ी बहुत टर्म्स तो सीखनी पड़ेंगी ना। वैल्यू। अच्छा वैल्यू सीखने से पहले मान लो ये पेन 1000 रुपीज का है, और मैंने, मेरी कंपनी है, मैं फर्म हूं,
मैं कंपनी को क्या बोला करूंगा, या तो कंपनी या फर्म, है ना। मेरी फर्म है, मैंने 1500 का बेचा, तो मैंने कितने रुपए कमाए? 500। आपने कहा सर आपने जो ये 500 कमाए, इसको आप बोलेंगे मार्जिन, या फिर आप बोलेंगे इसको प्रोड्यूसर का सरप्लस, या फिर प्रॉफिट, जो आज तक सुना हुआ है। सही है, कुछ मुश्किल ही नहीं है यहां तक तो सर। लेकिन इसके आगे का गेम अब चालू हुआ। आगे का गेम क्या है? ये ऊपर वाला काट सकते हैं, ये फाइनल में काम में है। आगे का गेम क्या है? अच्छा एक बात सोचो, और ठंडे दिमाग से सोचना। वैल्यू के बारे में सिखा रहा हूं, कॉस्टिंग की एक क्लास में भी समझाया था, जिसको आता वो चुप रहना। वैल्यू क्या है? वैल्यू इज सीन इन द आईज ऑफ कस्टमर। वैल्यू कहां देखी जाती है? कस्टमर की आंख में। आपने कहा ये कैसे देखेंगे सर? अच्छा एक बात सोचो, मैं ये पेन खरीदने जा रहा था, ये दोस्त है मेरा बहुत बढ़िया, शाश्वत ने कहा सर ये पेन ना मिल जाएगा आपको लेटर से नेहरू पैलेस, ये स्पेशल पेन है, कम ही मिलता है। या मैं कोई भी ये वायर लेने जा रहा था सिंपल, ये व्हाइट कलर की वायर दिख रही है आपको, ये व्हाइट, इसे कहते हैं कैट 6 केबल। कैट 6 केबल लैन केबल होती है जिससे नेट सब जगह शिफ्ट होता है। अब शाश्वत ने कहा कि सर ये व्हाइट केबल जो है ना, ये 1200 रुपीज का पूरा डिब्बा होता है, बंडल। कितने का? 1200। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। मैंने कहा 1200 का आता है? कहता सर मैं तो अंदाजा बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं तो सोच रहा हूँ बाकी चीजें इतने की आती हैं, आपके लिए नीड भी है तो 1200 तक का आ जाएगा। मैं कहा कितने का? फिर भी अंदाजा तो दे। कहते सर देखो 1200 से ज्यादा का आए तो इससे अच्छा है मैं कुछ और सिस्टम लगा दूंगा, 1200 तक की देखा। मैं पहुंचा मार्केट से, शकरपुर कंप्यूटर मार्केट पहुंचा, वहां पे मैंने बात की। वो कहता है जी आपका ये बॉक्स 800 का है, बताओ मैं ले लूंगा या नहीं ले लूंगा? अगर वो बोलता 1300, नहीं लेता ना। क्यों? हाँ, अब ध्यान से सुनना, प्राइस जो कंपनी डिसाइड करती, मैं बेटा अभी पूरा आपको ये मत सोचना कि मैं कहां पे आ गया, ये देखो मैं आपको ये सब सारा आपकी बुक का है, एक मिनट, ये सब पढ़ा रहा, वैल्यू क्रिएशन हो रहा, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। बस ये है, मेरी आदत ये नहीं है कि मैं फर्स्ट लाइन से पढ़ाना शुरू करूं, तो आपको पेशेंस रखना है, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या रेफर करना है क्या नहीं रेफर करना है ना। चलो, तो आपने कहा कि सर ये हम जब मार्केट से खरीदने गए वायर 1200 की, हमने सोचा था मैक्सिमम देंगे, हमने कितने देने को रेडी हो गए? 800 देने को हम रेडी हो गए। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि एक कंपनी किसी भी चीज का प्राइस कैसे सेट करती है? आपने ये तो कहा 1000 की चीज 1500 की बेचनी चाहिए, तो प्राइस सेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका हम आज सीखेंगे, बाकी सारे सीखेंगे फाइनल, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं कैसे प्राइस, वहां पे प्राइसिंग डिसीजन है पूरा, यहां पे हम एक तरीका सीखेंगे, और वो क्या है? हमने ये सोचा, ये सोचो कि कस्टमर के लिए इस चीज की वर्थ क्या है। अब वर्थ कैसे पहचाने? ये गुड़िया बैठी, इसने मुझसे कहा सर, या मैंने इससे कहा कि एक काम कर बेटा, मैंने जब तेरे को आज से ये मेरे पास चाबी रखी, ये कार तेरी, ये खुश होगी। मैंने कहा ले बेटा गुड़िया, वो जा श्रुति आप जाओ, आपकी आज से कार। ये जाने लगी। मैंने कहा रुक तो जा, कुछ तो शर्म कर। कहती क्या हुआ सर? मैंने कुछ तो दे जा। कहने लगी चलो सर लो, ₹1,00,000 लो। मैंने कहा चलो ₹1,00,000 मिले। ये बाहर थोड़ा सा और आगे बढ़ी। मैंने कहा श्रुति गलत बात नहीं, जैसे गलत बात है ना तुम्हारी? नहीं है, मैंने तो कोई सी भी नहीं कहा है, अभी बनाई है पहले, मैं कंपनी वाला हूं, ओनर हूं, बनाई है, प्राइस सेट कर रहा हूं ना, मुझे तो पता ही नहीं प्राइस कैसे सेट करूं। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ी। मैंने कहा श्रुति थोड़ा सा देखो, इसने 2 लाख और दे दी। मैंने 2 लाख और ले ली, 3 लाख हो गए मेरे पास।
ये गेट पे इसने हैंडल हाथ ही लगाया। मैंने कहा श्रुति, इसने कहा अंशिका तेरे पे कुछ है। अंशिका ने 2 लाख और दे दिए। आई गॉट नाउ 5 लाख। अब ये सीढ़ियों तक ही पहुंची थी। मैंने कहा श्रुति, इसने क्या किया, इसने शुक्ला जी से, अंशिका शुक्ला से, एक्चुअली अंशिका स्क्वायर बैठी है यहां पे, 1 2 स्क्वायर हो गया ना। अंशिका शुक्ला जी से इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाख रुपए और दिला, 6 लाख आ गए। अब ये सीढ़ी उतर ही रही थी, मैंने क्या कहा, श्रुति कहती रुको, गाड़ी वापस ले लो, पैसे वापस दे दो, हो गया तुम्हारा बॉल। श्रुति श्रुति क्या करूं मैं, क्या लगा रखा है नौटंकी तुमने। क्यों, क्या हुआ, कहती है मैं इससे ज्यादा दूंगी नहीं इसका। अब मुझे ये समझ में आ गया कि इस कैटेगरी की लड़की, अब ये चीज मैंने कई जगह इस तरीके से नोटिस कराई, मुझे पता चल गया इस कैटेगरी के कस्टमर मुझे इस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने दे सकते हैं, अप्रॉक्स आ गया 6। मुझे इसकी आईज में उस कार की वर्थ पता चल गई। अब मैं प्राइस जो रखूंगा 6 लाख से ऊपर रखूंगा या नीचे रखूंगा, समझ में आ गया प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं। अब एक बात सोचो, जैसे मान के चलिए इसी पेन का एग्जांपल है, इसी पेन का एग्जांपल, कितने का पेन है, 1000 का मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मैं प्राइस सेट कर रहा हूं 1500। क्यों प्राइस सेट कर रहा हूं 1500, मैंने कहा यही पेन मान लो मेरी आप ये खरीदना चाहते हैं पेन, इनकी नजरों में इस पेन की वैल्यू 2200 थी। कितनी थी, 2200। अच्छा एक बात सोचो, ये शाश्वत जब ये पेन लेके घर जाएगा 1500 का, जबकि इसके लिए ये वर्थ थी 2200 रुपए की, 2200 की, ये घर जाके अपने पेरेंट्स को या फैमिली को बताएगा ना मैंने आज 700 रुपए बचा लूं, बताएगा कि नहीं बताएगा, सच्ची बताना। ये कहेगा हाँ यार मेरे को तो लग रहा था ये अगर मेरे से ना 2200 में मांगता मैं दे देता, मैंने इसको 1500 में ले लिया, मजे आ गए आज तो। आप कहोगे इसको कहेंगे क्या, कंज्यूमर सरप्लस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब जो परसीव वैल्यू है, परसीव वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, और प्राइस क्या है, व्हाट ही एक्चुअली पेड। यस यस, समझ में आया क्यों जीत बाबू, पक्का। तो 2 चीज हमने सीखी, पहली वैल्यू क्या होती, वैल्यू क्या होती है, कस्टमर की आंख में झांक के देखो, उसके हिसाब से इस चीज की क्या वर्थ है। समझ में आ गया है नहीं, अभी लिखवाऊंगा इसको, चिंता मत करना बिल्कुल, है ना। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज सीखी हमने कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस को प्रॉफिट या मार्जिन भी कहते हैं। कंज्यूमर सरप्लस क्या है कि कंज्यूमर कहां पे संतुष्ट हो रहा है, खुश हो रहा है। अब आपने कहा सर ये सब सिखा क्यों रहे हो, एक्चुअली मेरे एक बहुत ही रिनोन्ड ऑथर हैं, एज ऑफ नाउ ही इज अलाइव, कब चले जाए पता नहीं, एजेड है क्योंकि, उनका नाम है माइकल यूजीन पॉटर। माइकल यूजीन पॉटर, जिसे हम माइकल पॉटर कहते हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 उनके भी द्वारा बनाए गए थे। एक्चुअली उनकी बुक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैं आपको दिखाऊंगा जब क्लास खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी तब दिखा दूंगा। उस बुक में उन्होंने 1979 के आसपास ये बुक रिलीज की थी और हार्वर्ड में पढ़ाते। हार्वर्ड शायद आपने नाम सुनाओ, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड। जब तुम्हारी सीए हो जाएगी ना, तुम्हारे को ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, आगे पढ़वाऊंगा जब तक पढ़ सकते हो। तुम्हारे पापा मम्मी को भूल के गलत फहमी मत रहना कि कह दोगे कि सीए हो गई तो खत्म। और पापा मम्मी से कहूंगा कि इनको भी और आगे पढ़ाना, कि हार्वर्ड जो है दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से, ठीक है, रेटिंग जब आती है। अब मैं मजाक नहीं कर रहा, इस गलत फहमी मत रहना कि मैं छोड़ दूंगा तुम लोग। मैंने अपने छोटे भाई को भी पढ़वाया था वहां से, तुम्हें भी पढ़ो, ठीक है। तो आप सुनो ध्यान से। तो आप कहोगे यहां तक तो बात समझ में आ गई कि सर हमारे पास परसीव्ड वैल्यू क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। अब एक बात सोचो, ये
1000 और 2200 के बीच की वैल्यू को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वैल्यू क्रिएटेड। जैसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 700 एंड 500। 700 कस्टमर की नजर में है और 500 प्रोड्यूसर की नजर। समझ में आया? कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस बन गया वैल्यू क्रिएटेड। अब एक बात सोचे ना, बनाई चीज मैंने कितने की? 1000 की। बेची कितने की बेच सकता था? बेची नहीं, कितने की बेच रहे? 2200। तो आप कहोगे कितनी वैल्यू बढ़ गई? बढ़ी है नहीं 1200? तो आपकी जो 1200 बढ़ी वो वैल्यू क्रिएट ही तो थी, जो आप टैक्स वगैरह में वैल्यू एडिट पढ़ते हो, जीएसटी वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ाओ तो, है ना? वही 1000 रुपए की चीज आप 22 की बेच सकते थे। तो आप कहोगे यार सही बात है, हमने 1200 तो एक्स्ट्रा कर दी। तो ये दो तीन चीजें हमने सीखी। तो माइकल पोर्टर साहब की मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं? एक्चुअली वो इतने समझदार आदमी थे, उन्होंने दुनिया को बिजनेस करना सिखाया। बहुत बहुत समझदार, मतलब समझदार उनके लिए कम वर्ड है। उनकी बुक देखोगे, पढ़ोगे, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। जब तुम सीए बन जाओगे ना तो मैं बुक दूंगा गिफ्ट, पढ़ोगे मजा आ जाएगा। उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें ये सारी चीज समझ में आ गई आसानी से, लेकिन अब हमें सोचना है कि मैं हूं और ये है, दोनों एक ही तरीके के काम कर रहे हैं, तो मैं इनसे ज्यादा कैसे कमाऊं? बात समझ में आई है नहीं भाई? बिजनेस का गेम क्या है? मैं भी कर रहा हूं और ये भी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है? मैं इनसे ज्यादा कैसे कमाऊं? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, आई होप एवरीबडी वेंट टू वेजिटेबल मार्केट वंस और ट्वाइस इन अ लाइफ, एटलीस्ट। वेजिटेबल मार्केट मतलब होता है सब्जी मंडी। सबने देखा होगा सब्जी के रेट सेम होते हैं, फिर भी कुछ दुकानदार ज्यादा कमा रहे होते हैं और कुछ कम। ऐसा क्यों? सब्जी से अब बहुत सारी चीजें इस पे आनी, बहुत सारी चीजें आनी, थोड़ी अभी थोड़ी फाइनल। तो अभी क्या है मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने बोला दो चीजें, या तो आप सस्ते में उस चीज को किसी तरह प्रोक्योर कर लो, बना लो, या फिर किसी तरह महंगे में बेच दो। अब सबसे सर में दर्द वाली बात तो यही है कि यार कैसे करें? उन्होंने कहा इसका मतलब हमें क्या करना है? इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी। क्या करना है? इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बारे में आते हैं। पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आया? कस्टमर क्या है, कंज्यूमर क्या है, क्लियर है? पक्का? पूछो एक क्वेश्चन पहले कस्टमर कंज्यूमर पे। अजीत बाबू आप बताइए, भगवान ना करे कोई हो ऐसा, लेकिन मिस्टर ए को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, है ना? उनके बेटे ने पैसे पे किए, दवाइयां चढ़ी ए को। कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है? अच्छा, कोहिनूर आप मुझे क्या खुद ही एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया, कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है? बहुत अच्छे, कंज्यूमर भी ये है और कस्टमर भी है। बिल्कुल सही, ऐसे ही आपने एकदम सही बोला। जिसको दवाई चढ़ी वो कंज्यूमर है, जिसने पैसे दिए वो कस्टमर है। दूसरी चीज, और यही चीज पेपर में लिख के आनी है यार। अब बताओ इसमें मैं रट्टा लगाऊं? कोई लॉजिक है रट्टा लगाने का? अगर यही चीज हम 4 एग्जाम्पल से बढ़िया तरीके से सीख लेंगे ना, पेपर में ये नंबर निकल के आएंगे। हाँ, हेडिंग वगैरह जहां पे टाइटल वगैरह होंगे वो तो मैं खुद कहूंगा रट्टा मारो। अब आपने कहा कि सर वैल्यू एडिड, वैल्यू क्रिएटेड भी समझ में आ गई। अब देखो वो कैसे, आपने कहा कि एक लास्ट बार समझा रहा हूं, कॉस्ट जितनी है, जितना प्राइस पे किया, उसके डिफरेंस को कहते हैं हम क्या? मार्जिन या प्रोड्यूसर सरप्लस या प्रॉफिट। दूसरी चीज, जो प्राइस है जो आपने पे किया और जो आप उसके लिए पे करने को रेडी थे, उसको जो पे करने को रेडी थे उसको कहते थे वैल्यू। तो आप उन दोनों के डिफरेंस को कहोगे कंज्यूमर सपोर्ट। नींद आनी शुरू हुई? थोड़ी सी आने लगी होगी, इससे थोड़ा लिख लेते हैं ताकि नींद हो जाए, क्योंकि थ्योरी है, पकाऊंगा। देखो थोड़ा थोड़ा बीच में चलेंगे, लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये चार्ट आप बना लो अपनी कॉपी पे, चैप्टर 2 और 3 हेडिंग डालो और लिख लो। अभी आगे तब तक फिर आगे बढ़ेंगे ना।
नील भगाओ, आगे बढ़ते जाओ। लो यार, पेपर में बनाना होगा वे तो। चैप्टर 2 एंड 3 एक साथ, दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। जब लिख लो तो बता देना। ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। वैल्यू इज सीन इन द आईज ऑफ कस्टमर। वैल्यू कहां देखते हैं हम? बस ये याद रखना है। और फाइंड कैसे करनी है वैल्यू, मैंने आपको बहुत सीधा सीधा वही एग्जांपल जो है वो लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए, वैल्यू इज द मैक्सिमम प्राइस value is the maximum price a person is willing to pay. A person is willing to pay for a प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, मान लेते हैं वही चीज जो एग्जाम्पल अभी मैंने बोला ना, इफ आई प्रोवाइड अ कार टू से श्रुति, फॉर her personal use, now say I want Shruti to pay me something if she wants to keep the car. मैंने कहा भाई कुछ तो पैसे दे, तो उसने कहा ठीक है मैं दे देती हूं। द मैक्सिमम प्राइस दैट Shruti will be willing to pay. मेरी राइटिंग बहुत खराब है, तो अगर कुछ समझ में ना आए तो बोल देना। Will be willing to pay will depend
on the usefulness of car for Shruti. I, as a firm or producer of car, will fix the price that price less than the value of car determined over a sample of people. A sample of people. The objective of any firm is to maximize value creation, that is both consumer and producer surplus. Consumer and producer surplus. क्लियर है? ठीक है, अब मैं 5 मिनट्स और पढ़ाता हूं, उसके बाद छोड़ देता हूं, ज्यादा देर नहीं, मैंने प्रॉमिस किया, नहीं तो नींद भी आएगी है, सबको प्रॉमिस किया है। मेरे ख्याल से 30 मिनट्स तो वो भी होंगे। मैं वो एक बोलनी नहीं चाहिए, कहावत बहुत गंदी है, लेकिन सुना रहा हूं। बच्चा समझ के कंधे पे बैठाया, आगे की सुनी हुई है? सुनी हुई है? नहीं सुनी तो कान में समझे नहीं अभी? चलो मजाक कर दो। हाँ, चार्ट देखिए। इससे तो बना ही देता। कुछ हो गया, बन गया सबका। अब ध्यान से सुनो, माइकल पॉटर साहब ने सिखाया, देखो हर इंडस्ट्री अलग है। उन्होंने 2 बातें सिखाई, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी, नेक्स्ट चीज पे आ रहा हूं, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी। और ये अभी कहीं खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में भी ये चलेगा। भी ये पूरा ये बेस है, शुरुआत इससे ही करनी चाहिए कायदे में। उन्होंने समझाया कि देखो इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी है क्या। इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब मैं नॉर्मल से ज्यादा कैसे अर्न करूं। तो उन्होंने कहा देखो, अभी फेर में नहीं कर रहा, ऐसे ही लिख रहा हूं तो आप लिखेंगे नहीं। इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी लाने के 2 तरीके, एक तो वैल्यू क्रिएशन बढ़ाओ। वैल्यू क्रिएशन बढ़ाओ मतलब वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। वैल्यू क्रिएशन ध्यान से याद करो, मतलब कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। यस, 1000 से 2200 का डिफरेंस है।
आपने कहा कि सर या फिर मार्केट अट्रैक्टिवनेस अनअट्रैक्टिवनेस, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है, अभी सुन लो बस। आपने कहा ये क्या, पहले मार्केट अट्रैक्टिवनेस अनअट्रैक्टिवनेस बता दो। मैंने कहा देखो मेरे मामा जी, रियल मामा जी की दाल मिल्स है और यू वोंट बिलीव हिज टर्नओवर इज मोर देन 400 करोड़, 400 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स का इतना नहीं होता, वो 100 करोड़ भी चलने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं टर्नओवर, हिज टर्नओवर इज मोर देन 400 करोड़, बट अनफॉर्चुनेटली वो जिस सेक्टर में है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लो है। क्या मतलब हुआ सर? हाँ, मतलब क्या है, माइकल पॉटर ने यही चीज समझाई। माइकल पॉटर ने, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा एक लिंक दूंगा, उसके ऊपर सारी चीज होंगी, माइकल पॉटर का भी होगा। माइकल पॉटर साहब ने कहा कि देखो जैसे उन्होंने, ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपा हुआ उनका पेपर है, ये अभी इन्होंने रिसेंटली भी कुछ टाइम पहले भी छापा था। ये वही पेपर है जिसमें उन्होंने 1992 से 2006 के बीच की, दिख रहा है आपको, 92 से 2006 के बीच की एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल दिखाई। उन्होंने कहा सबसे कम कमाई होती है एयरलाइंस में, और वही सबसे ज्यादा कमाई है अगर आप डीलर, ब्रोकर ये बन जाते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक में आते हैं, या प्री पैकेज सॉफ्टवेयर, या फिर फार्मास्यूटिकल्स। तो कहने का मेरा पर्पस क्या है, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर सेकंड चीज क्या थी उनकी, मार्केट अट्रैक्टिवनेस, और फर्स्ट चीज क्या थी, वैल्यू क्रिएशन। अब मार्केट अट्रैक्टिवनेस बेसिक तो समझ में आ गया, मतलब हमें यह सोचना है कि हमें कौन सी इंडस्ट्री में काम चालू करना चाहिए। आपने कहा किस इंडस्ट्री पे वर्क करें ताकि हम कम मेहनत से ज्यादा अर्न कर सके, है नहीं। लेकिन वैल्यू क्रिएशन क्या है, वैल्यू क्रिएशन कहता है आपने जो भी काम चालू किया, जिस भी इंडस्ट्री में आओ, उस इंडस्ट्री में आप ज्यादा कैसे अर्न करें। देखो दो ही तरीके हैं ज्यादा अर्न करने के। पहला क्या है, आप उस इंडस्ट्री में घुस जाओ जहां पे कमाई ज्यादा है। सही बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? जब सब कमा रहे हैं तो हम भी कमाएंगे, बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोली उन्होंने, उन्होंने कहा यार अगर आप अब जिस इंडस्ट्री में भी सेट हो गए, अब तो हो ही गए, आप उस इंडस्ट्री में आप कैसे ज्यादा कमाओगे दूसरे लोगों से। तो उन्होंने कहा कि वैल्यू क्रिएट करके। अब वैल्यू क्रिएशन के लिए उन्होंने दो तरीके बताए, मैं हल्का सा जिस दे के छोड़ रहा हूं बस। एक डिफरेंशिएशन या बेनिफिट एडवांटेज, और दूसरा कॉस्ट लीडरशिप। आपने कहा सर क्या मतलब है डिफरेंशिएशन या बेनिफिट एडवांटेज? लॉस सुना रहा हूं, समझो। आपका मान के चलिए 450 का रिचार्ज होता है एयरटेल का, मान लेते हैं, मुझे नहीं मालूम कितने का है, 450 का मान लूं, चलो। एयरटेल को लेटर से इसकी कॉस्ट पड़ती है 300, और क्योंकि एयरटेल ने क्या कर रखा है, इसके साथ बहुत सारी चीजें देता है, जैसे आपने कोई देखा हो, मुझे नहीं मालूम, नेटफ्लिक्स और Amazon और पता नहीं कई चीजों का मिलता है ना। तो आपके लिए इसकी वर्थ है से 660, जानबूझ के मैं ऑड फिगर ले रहा हूं क्योंकि फिगर्स नहीं तो अगर 600 देता ये भी 150, ये भी 150 लगता है, इसलिए 660। तो पहले मेरा क्वेश्चन, कंज्यूमर सरप्लस कितना है? 210। किसको समझ में नहीं आया? और एयरटेल कितना अर्न कर रहा है? 150, ठीक है। अब जियो महाराज ने एंटर किया। अब जब मैं जियो की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं सेम सेक्टर की बात कर रहा हूं। अब आप लोग ये नहीं कहोगे कि सर दो एयरलाइन से, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, या दो कार हैं, एक कार है आपकी नैनो या ऑल्टो, या और दूसरी है फरारी। क्या आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो? नहीं, बेस अलग है, बेस तो सेम होना चाहिए ना। तो जिस समय बहस करो, या आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो इसमें उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो आपकी सोच है ना, जितना सोचोगे उतना बढ़िया है। जितने पूछ सकते हो दुनिया जहान के, ओला ने क्या किया, उबर ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, सब पूछो, तभी मजा आएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो आपकी सोच है ना दोस्त। तो आपने कहा कि इन्होंने क्या किया है, अब मैं जानबूझ के क्या बोला मैंने, आप कंपेयर करेंगे एप्पल को एप्पल से, ऑरेंजेस से नहीं करेंगे, बस ये पहली कंडीशन लगा दी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहो कि सर फरारी में तो ये होता है और टाटा वाला तो ये करता है। सही है गलत है भाई? फरारी तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की कार, और ये कितनी की 10-20 लाख की कार, कंपैरिजन है ही नहीं।
तो बेस बराबर वाले क्वेश्चंस पूछना, बस एक कंडीशन लगाइए। अब मैं जानबूझ के एयरटेल और जियो की बात कर रहा हूं, सैटेलाइट फोन नहीं लाएंगे इसलिए बीच में। आपने कहा कि सर जियो आया, जियो को पता है क्या चालाकी की जियो है, फ्री वगैरह छोड़ दो, पहले समझाने दो फिर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आप बता रहे हो। एक्चुअली जियो ने क्या किया, 2G और 3G में इन्वेस्ट नहीं किया। पता है ये बात? नहीं पता? जियो डायरेक्टली 4G लाया था, अगर आपको पता हो। एयरटेल का 2G भी चलता था, 3G भी चलता था, तो उनके पैसे तो स्पेक्ट्रम खरीदने में किसमें भी लग गए, 2G और 3G। इसने पैसे कहां बचाए? 4G ही लगाया। उसने कहा मैं दूंगा ही बढ़िया क्वालिटी 4G। बढ़िया क्या मतलब? बढ़िया क्वालिटी गलत वर्ड है, मैं दूंगा ही सिर्फ 4G। अब जब उसने पैसे ही किसमें लगाए, 4G में, 1G और 2G 3G नहीं लगाया, तो इसके पैसे मान के चलो पड़ा 100 का उसको कॉस्ट। क्योंकि एयरटेल तो 2G पे भी खर्चा कर रहा है, 3G पे भी खर्चा कर रहा है, वोडाफोन भी 2G पे कर रहा है, 3G पे कर रहा है, ये किस पे कर रहे हैं? सिर्फ 4G पे। समझ में आया? तक बाद में तो 5G आया, पहले तो पता है ना। अभी भी कई फोन 4G आप में से कई हो गए। आपने कहा कि सर देखो, अब यहां पे क्या हुआ, मान लीजिए इसने भी 450 का ही बेचने का सोचा, और कस्टमर के लिए परसीव्ड वैल्यू भी कितनी है, 660। लेकिन अब क्या हुआ, देखो ये 210 तो यही है, और ये कितना है, 350, है ना। अब यहां पे गेम चालू हुआ, जियो का गेम। उसने, क्योंकि वो तो इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, तो 1 मिनट को भूल जाते हैं वो फ्री में दे रहा था। उसने क्या किया, उसने ये सोचा इसको कम करके अगर मैं 400 कर देता हूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, 260, और ये हो गया 300। उसने कहा मैं अभी भी एयरटेल से ज्यादा कमाऊंगा। एयरटेल कितने कमा रहा है, 150। एयरटेल कितने कमा रहा है, 150 कमा रहा है, या नहीं? समझ में आया? मैं अभी भी किससे ज्यादा कमाऊंगा, एयरटेल से ज्यादा कमाऊंगा कि नहीं? बता दो अगर डाउट हो तो। मैं अभी भी एयरटेल से ज्यादा कमाऊंगा। बात तो सही थी, और कस्टमर भी मेरे पे आके खुश होगा, क्योंकि चीज तो वही मिल रही है लेकिन सस्ते में। उसका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया ना कस्टमर का। अब गेम समझ में आया क्या होना शुरू हुआ? तो ये किसने सिखाया था, माइकल ई पॉटर। इस पहली चीज को कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। ऐसे ही एक और चीज सिखाई, डिफरेंशिएशन या बेनिफिट एडवांटेज। अब बेनिफिट या डिफरेंशिएशन कैसे है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी आपको समझ में आया? पक्का क्लियर है ना? कॉस्ट लीडर मतलब उसने कहा अगर मैं किसी तरह कॉस्ट लीडर बन जाऊं, कॉस्ट लीडर का मतलब मेरी कॉस्ट सबसे कम हो सेम कैटेगरी में, तो कस्टमर मैं सारे अपने पास खींच लाऊंगा, और देखना मैं उनसे कम चार्ज करूंगा लेकिन फिर भी ज्यादा कमाऊंगा, चाहे वॉल्यूम की बात करो या ना करो। वॉल्यूम तो और एडेड एडवांटेज होगा मेरा। देखो वॉल्यूम की तो भी मैंने देखी नहीं, मैंने तो पर कस्टमर की बात की थी। समझ में आया? कंफ्यूज लग रहे हो अजीत? कहां पे फंसे बताओ? अरे तो बोला क्यों नहीं? किस पॉइंट पे अटके? उससे बात, पहले सच्ची बताना, किसकी यादों में खोए थे? कोई तो थी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, है? तो फिर चलो सुनो, एयरटेल ने कितने में बेचा, और वही प्लान जियो कितने का दे रहा है? 400 का। लेकिन क्यों? कॉस्ट कम है। हाँ, उसकी कॉस्ट कम है। अगर उसने 400 का दिया, एयरटेल 450 का बेच रहा है, आप किससे लोगे? जियो से क्यों लोगे? सस्ता पड़ा, चीज वही मिल रही है 660 वाली, लोगे या नहीं लोगे? क्योंकि आप तो पैसे दे रहे हो सिर्फ उसके मोबाइल कॉलिंग के, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? अमेजॉन प्राइम और ये सब तो सब कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? गलत बोल रहा हूं तो बता दो, सही है ना? अच्छा एक बात बताओ, आप ज्यादा कौन कमा रहा है, अमेजॉन, सॉरी क्या है, एयरटेल या जियो? क्यों? हाँ, तो अब यही चीज उसने क्या कहा, उसने कहा अगर मैं कॉस्ट लीडरशिप पर ले आऊं, मतलब कॉस्ट मेरी कम हो जाए औरों से, वही चीज बनाने की,
तो क्या होगा, मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी। और क्योंकि मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी, ऐसे में मैं अगर थोड़ा सा प्राइस कम करता हूं तो सारे कस्टमर किसके पास आएंगे, मेरे पास। तो ये गेम सिखाया किसने, माइकल ई पोर्टर ने। उसने क्या कहा, आप बन जाओ क्या, कॉस्ट के लीडर। अपने आप आपके पास सारा बिजनेस आने लग जाएगा। आप समझ में आया स्ट्रेटेजी क्या सिखा रहे हैं हम। अंबानी साहब क्या समझते हो तुम, अंबानी बुरा न मानना, बहुत बड़े आदमी है यार, मेरे को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोला जाता है धीरू भाई अंबानी जी जो थे वो पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे शुरुआत में, पेट्रोल पंप अटेंडेंट। तो आप ये कहोगे एक इंसान वहां से वहां गया, तो ऐसा तो नहीं होगा दुनिया की हर चीज की नॉलेज हो। उन्होंने ऐसे समझदार लोगों से कंसल्टेशन लेते गए, वो आगे बढ़ते गए। और एक बात सोचो, ऐसे आदमी को कंसल्ट करोगे या ऐसी चीज दोगे जिसमें उसका काम बढ़ रहा होगा, तो आपको भी कितने पैसे मिलेंगे। इसीलिए हमारा ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बन गया। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया। इसी को दूसरा भी सिखाना है, डिफरेंशिएशन, और बहुत सारी चीज सिखानी है बिजनेस में, मार्केट के बारे में दिखाना है कि परसेंटेज वगैरह, लेकिन अगली क्लास में। आज की सभा का यहीं पे समापन होता है। आज के लिए इतना ही। आज के लिए टाटा बाय बाय।